नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र में पेश किए गए आम बजट के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और चौथी खबर प्रदेश में हो रही रुक रुक कर बारिश को लेकर है, जहां सुबह 5:30 बजे से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आम बजट के पहलुओं को यहां पर सीएम ने उस पर बैठक की है। दूसरी बड़ी खबर ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। तीसरी बड़ी खबर किरण चौधरी की पीसी यहां पर हुई और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चौथी बड़ी खबर मौसम का बदला हुआ मिजाज आज नजर आया है। सुबह से ही बूंदाबांदी यहां पर हो रही। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र में पेश किए गए आम बजट के विभिन्न पहलुओं और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल सहयोगियों ने शिरकत की। सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने इस पर प्रेजेंटेशन भी दी। यहां पर चंडीगढ़ में यह बैठक हुई। प्रशासनिक सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बजट के कई पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बैठक की। चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और बजट के तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। इस मीटिंग में प्रशासनिक सचिवों ने प्रेजेंटेशन भी दी, जिस पर भी चर्चा हुई है। बजट पर यहां पर यह बैठक हुई और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बजट के कई पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। आम जन से जुड़ा यह बजट, इस पर यह बैठक हुई और कई पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। चंडीगढ़ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैठक की तस्वीर है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए तमाम जो अधिकारी हैं और जो लोग हैं उनसे बजट को लेकर चर्चा की है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये बैठक यहां पर हुई है, क्या कुछ चर्चाएं की गई हैं? देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहला बजट सत्र का फेज था, उसमें हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया। विधानसभा के अंदर पहली बार एक जो नई एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, एक नई कवायद हुई है, वो ये कि विधायकों की अलग अलग 8 कमेटियां बनाई गई, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो बजट के ऊपर हर कमेटी अपनी चर्चा करे और बजट से संबंधित अगर कोई विचार या कोई सिफारिश या जो भी उनका निकल के आता है वो विधानसभा में रखेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के ऊपर एक व्यापक चर्चा सभी सहयोगियों के साथ, मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ, अधिकारियों के साथ की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का बजट पेश हुआ, ये एक नजीर है हरियाणा प्रदेश के लिए। विशेष तौर पे जैसे बजट की अमाउंट है वो हम सभी जानते हैं, लगातार बढ़ती रही। 2014 के मुकाबले लगभग 600% हमारा बजट बढ़ गया हरियाणा का। और उसमें विशेष तौर पे जो पूंजीगत खर्चे की हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा विकास के ऊपर होने वाला खर्च है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का इस बजट में पूंजीगत खर्चे का प्रोविजन किया गया है।
इस मद में जो पैसा रखा गया है, अगर किसी कमेटी की ऐसी कोई सिफारिश रहती है या ऐसा कोई सुझाव रहता है कि एक मद का पैसा किसी का बढ़ाना है या किसी मद के अंदर कोई परिवर्तन करना है, तो उन सुझावों को भी वो अपनी कमेटी में चर्चा करने के बाद दे सकते हैं। ये सब विषय रहे हैं इस बजट बैठक की चर्चा में। प्रवीण जी, विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि तमाम जो लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष बड़ी विचित्र स्थिति में फंस चुका है, क्योंकि जब लोग ये सत्ता में थे, जब इनको सत्ता में हरियाणा की जनता ने अवसर दिया था, उस वक्त हरियाणा के विकास की चिंता न करके जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस का बोलबाला था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे, जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश और प्रदेश में व्यापक था, जिस तरह के हालात प्रदेश के बने हुए थे कि व्यापारी वर्ग डरा हुआ था। आपको याद होगा, होंडा की फैक्ट्री में 8 जने दंगे हुए, हालात ये बन गए कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर हो चुका था। किसान भाइयों के साथ तो ये हुआ कि उनकी जमीन को सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस देने के बाद बिल्डरों के हक में रिलीज कर दिया गया। लगभग 70,000 एकड़ जमीन जो है किसान भाइयों से सीएलयू के नाम पे ली गई और बिल्डरों को रिलीज की गई। इस तरह के जो प्रदेश के अंदर हालात थे, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आए, उन्होंने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका नामो निशान हरियाणा प्रदेश में ना रहे, इस विषय पे काम करना शुरू किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस जो मंत्र पे काम करना शुरू किया। समान विकास पूरे हरियाणा का हो, इस पे काम करना शुरू किया। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों की दुकान ही इस बात पे चलती थी कि नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची, बंदरबाट, भ्रष्टाचार, उन लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई। हालात ये हुए कि उन लोगों को लगने लगा कि जिस तरह से प्रदेश के किसान के लिए मनोहर जी योजनाएं लेके आए, प्रदेश के किसान को और मजबूत और सशक्त करना शुरू किया, तो जो लोग किसान को केवल मात्र एक वोट बैंक समझते थे, उन लोगों को चिंता होना शुरू हुई, उन लोगों के अंदर एक पैनिक होना शुरू हुआ, वो लोग बिलबिलाने लगे। जिस तरह से हरियाणा की जनता को मनोहर जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर केंद्र की आयुष्मान योजना का विस्तार करके 3 लाख सालाना आय वर्ग के जो परिवार है उनको भी योजना में शामिल किया, हरियाणा के एक बहुत बड़े वर्ग को इस योजना का लाभ देने का काम शुरू किया, तो स्वाभाविक है जिन लोगों ने कभी स्वास्थ्य क्षेत्र की चिंता नहीं की थी, उन लोगों में बिलबिलाहट होना जरूरी था। जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं थी, उन सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। आपको याद होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही थी, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। इस व्यवस्था को खत्म किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। डीबीटी हरियाणा प्रदेश में लागू किया कि योजनाओं का लाभ लाभार्थी के खाते में सीधा पहुंचे, ये व्यवस्था बनाई। तो इन लोगों के अंदर एक पैनिक होना, एक चिलमिलाहट होना स्वाभाविक था। अब जो लोग प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं की, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की कारण जब प्रदेश के आमजन को उसका लाभ पहुंचना शुरू हुआ, अंत्योदय के ध्येय वाक्य के ऊपर प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू किया, जो व्यक्ति पंक्ति में आखिरी में खड़ा है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना शुरू किया, तो जो लोग इन लोग को केवल वोट बैंक समझ के राजनीति करते थे, उनमें बौखलाहट होना स्वाभाविक था। तो विपक्ष की ये बौखलाहट नजर आती है इस तरह के बयानों के अंदर, जिस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते थे कि आम हरियाणवी तक विकास पहुंचे, आम हरियाणवी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, क्योंकि ये लोग तो मात्र उनको वोट बैंक समझते थे। प्रवीण जी, सरपंच जो हैं वो भी नाराज हैं। उनकी भी जो लास्ट बैठक हुई, उन्होंने कहा कि उनकी कोई सहमति बनी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, इस मामले में बहुत से सरपंच साथी जो है पंचायत मंत्री जी को जाके मिले बाकायदा, और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9 तारीख की बैठक के बाद जिस तरह का एक परिवर्तन किया, क्योंकि ऐतराज ये था कि बिना ई टेंडरिंग के या कोटेशन के ऊपर जो काम करवाने का अधिकार 2 लाख रुपए तक की अमाउंट रखी थी, उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए कर दिया। और सरपंच साथियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया, बाकायदा पंचायत मंत्री से जाके भी मिले। लेकिन बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य मात्र सरकार की जो पारदर्शिता की योजना है, सरकार की जो योजना है जिससे समयबद्ध तरीके से आम इंसान का विकास के कार्यों का लाभ आम इंसान तक पहुंचे, उस योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाए, ये प्रयास विपक्षी दल करते हैं और विपक्षी दल से जुड़े हुए लोग जो है इस पर ऐतराज करते हैं। जी ठीक है प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
फरीदाबाद में ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। बैठक के बाद ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रविवार को समालखा में 6 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक होगी। साथ ही 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों को बुलाया गया है। लोकसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मंडल पालक भी बुलाए गए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। आगे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का संबोधन भी होगा। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होकर 5:30 बजे शाम तक कार्यशाला में खत्म होगी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूं कि इस बैठक की रिपोर्टिंग तो इसी मोर्चे के पदाधिकारी करेंगे। समालखा में कल, इसमें फरीदाबाद भी शामिल है, 6 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक हो रही है। इसमें 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों को बुलाया है। इन्हीं लोकसभा में पड़ने वाले सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और मंडल के पालक भी बुलाए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्य भी बुलाए हैं। कल मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को उसका समारोह करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं मोनू पांचाल। मोनू, क्या कुछ यहां पर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आज जो है भाजपा ओबीसी मोर्चा की जो प्रदेश की कार्यकारिणी जो बैठक ओबीसी मोर्चा की जो है 1 दिन की जो यहाँ पर बैठक रखी गई है। ये बैठक जो है सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5:30 बजे तक ये चलनी थी और इस बैठक में जो है 4 दिन लगातार ये बैठक जो है 1 दिन ये बैठक जो है लगातार चलने की तरीके से आज सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक ये बैठक समापन होना है। इस तरीके से बैठक है और इस बैठक में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसमें जो है भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लक्ष्मण सेठे भी मौजूद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी और प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कम्बोज भी इस सदस्य जो कार्यकारिणी ओबीसी प्रदेश की कार्यकारिणी की जो बैठक शुरू होनी थी, इसमें उद्घाटन कर कर्णदेव कम्बोज ने शुरू की थी। इस तरीके से तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद है और प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की जो नेता है या बात करी जाए राष्ट्रीय लेवल की, यहाँ पर इस तरीके से मौजूद रहे हैं। जो इसकी जो सदस्यों की जो बैठक जो नीतियां रही है विषय की, इसमें कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की, कहीं ना कहीं अपनी जो सरकार की जो नीतियां है उनको यहाँ पर गिराने की तरीके की बातें यहाँ पर रखी गई है। कहीं ना कहीं संदेश जो गली गली और घर घर तक जिस तरीके से जो संदेश है वो पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बीजेपी की बैठक में ओबीसी मोर्चा हो या फिर अन्य नेता हो, इस तरीके की बैठकें जो है यहाँ पर रखी जा रही है और लगातार जो है लोगों को ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी की जो कार्यशाला है, कार्यशैली है, किस तरीके से रखी गई है या किस तरीके से लोगों तक ये जो योजनाएं हैं वो लगातार पहुंच रही है। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रमुख तौर पर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मजबूत बनाने की बात की जा रही है। मोनू, यानी कि चुनावी जो पूरा माहौल है अब दिखने लगा है। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने हर तरीके का सवाल जवाब करा। जिस तरीके से हमने उनसे सवाल पूछा कि किस तरीके की सरकार की योजनाएं रही, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने पुरानी बातों को भी दोहराते हुए यहाँ पर कहा कि जब वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ जो है यहाँ पर धरने प्रदर्शन करे और जिस तरीके की जो नीतियां रही है किसानों को लेकर के, वो नीतियों को कांग्रेस पास करवा पाई है। लेकिन जिस तरीके से जैसे बीजेपी पार्टी आई है तो उस तरीके से किसानों की जो नीतियां है वो धरा पर जो है वो लेकर आए हैं और किसानों को लाभ देने की बात कर रहे हैं। इस तरीके की पुरानी बातें भी यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा। टी ट्रेनिंग को लेकर के भी जब सवाल जवाब करे तो कहा कि विपक्ष जो है इस तरीके की बातें कह रहा है, लेकिन जिस तरीके की जो ट्रेंडिंग की जो योजना है वो बिल्कुल सही बताई गई है। इस तरीके की बातें यहाँ पर जो है ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा और लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मजबूत करने की बात यहाँ पर कही गई है। जी
जी मोनू, और कुछ बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बैठक में बात करी जाए तो कल भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल खान है जो है जो है पार्टी का दृश्य जो बैठक का आयोजन किया जाएगा वो भी जो है सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक जो रहेगी। उसमें जो है उस बैठक का जो है उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुरुआत करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर रहेंगे और प्रमुख जो है राष्ट्रीय लेवल के और प्रदेश लेवल के जो सभी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रमुख जो पान है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। इस तरीके की यहाँ पर जो शुरुआत है वो इस तरीके की यहाँ पर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं हर जिले में और हर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात की जाए क्योंकि लगातार जैसे एक अगले साल जो बात की जाए तो एमपी इलेक्शन यानी कि संसद जो सांसद के इलेक्शन जो नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विधायक के जो इलेक्शन है वो भी 2024 में है। इसी को देखते हुए लगातार जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। और जिस तरीके से ई ट्रेंडिंग को लेकर के बात की गई है यहाँ पर या किसानों को लेकर के बात यहाँ पर की गई है तो कहीं ना कहीं जब हमने कोई सवाल शराब घोटाले को लेकर के जब हमने सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने जो है विपक्ष पार्टी की तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से मजबूत जो विपक्ष रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें भी काम करने में मजा आएगा। इस तरीके की यहाँ पर बातें भी रखी गई है। लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी गई है। लेकिन लगातार जो मेन मकसद इस एक दिवसीय बैठक का रहा है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को मजबूत और बूथ स्तर पर या प्रदेश और जिले स्तर पर मजबूत करने की बात यहाँ पर है क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो योजना है बीजेपी की उज्ज्वल योजना हो या किसानों की धरातल की बात हो, इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो लगातार पानी की भी यहाँ पर बात रखी गई है कि कहीं ना कहीं जो सिलेंडर उज्ज्वल योजना है ये ओम प्रकाश धनखड़ से हम सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं उज्ज्वल योजना की बात यहाँ पे रखी गई है तो कहीं ना कहीं सिलेंडर जो उज्ज्वल योजना क्या वो भर पाए तो कहीं ना कहीं मोनू, मैं आपको ये नोट करूंगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा में 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दों को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर कॉलिंग अटेंशन लगाया गया पर तत्कालीन अभाव पर हवाला देकर इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। हम सारे के सारे मुद्दे बजट सेशन जैसे चल रहा है आप देख ही रहे हैं और पूरा का पूरा 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिए थे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उन चीजों पर दिए जाते हैं जिनके ऊपर बहुत अहम मुद्दे जो हैं जनहित के मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित होते हैं ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और पूरे हरियाणा से संबंधित ये मुद्दे मेरे पास आते हैं। तो बहुत मेहनत करके क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत टाइम लगता है, ये काम जो है हम सारे के सारे मुद्दे सरकार के सामने लेके आते हैं ताकि बजट सेशन के अंदर या जो सा भी सेशन होता है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है मैं कहूंगी और मैं तो कहती हूँ शर्म की बात कि 13-14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो बहुत अहम मुद्दों के। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। सुबह 5:30 बजे से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा के कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई है। वहीं शेष जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 9:45 बजे के जारी बुलेटिन में 7 जिलों में अगले 2 या 3 घंटे के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रात के तापमान में औसतन 0.5 डिग्री की गिरावट आई है। यहां पर मौसम का मिजाज बदला सा आज नजर आया। हालांकि किसानों की जो है बड़ी फसलों की उनकी चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुबह 5:30 बजे से प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। बूंदाबांदी जब से हुई और आज हवाएं और साथ ही साथ बारिश भी देखने को मिली है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा भी दिया है।
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा में 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दों को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर कॉलिंग अटेंशन लगाया गया था, पर तत्कालीन अभाव का हवाला देकर इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार हर तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने में लगी हुई है। और हमारे साथ इस खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं विजय कौशिक। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार लगातार प्रजातंत्र का गला घोटने में लगी हुई है, सरकार पर आप लोग निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनी हुई है, क्योंकि बजट भी इधर पेश हो गया है और सरकार अपनी वाहवाही कर रही है? देखिए, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो कहती कुछ है, करती कुछ है। दिखावा करती है जनहितैषी होने का, लेकिन जब जनहितैषी मुद्दों को उठाने की बात आती है विधानसभा में विपक्ष द्वारा, तो यही वो लोग हैं जो विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उन प्रस्तावों पर चर्चा तक नहीं करते। और दूसरी तरफ कहते हैं लोकतंत्र है। तो कैसा लोकतंत्र है? संसद से लेकर हरियाणा विधानसभा तक की स्थिति देख लीजिए। देश के इतिहास में पहला मौका है जब देश की संसद में राहुल गांधी जी की बात को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष द्वारा, मतलब सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही, जबकि सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है कि अगर विपक्ष को कोई समस्या है तो उनसे बात करे। लेकिन सत्ता पक्ष को ये मालूम है कि जो अडानी का मुद्दा है वो मोदी सरकार के गले का फांस बन गया है। अगर सदन चलने देंगे तो विपक्ष उस पर बात करेगा, चर्चा करेगा, सरकार को मजबूर करेगा कि भी जेपीसी जांच कराई जाए। इससे पहले भी कितनी जेपीसी जांच हुई है, कोई नया मामला थोड़ी ना है। लोकतंत्र में विपक्ष को जो दायित्व है उस दायित्व के चलते सत्ता पक्ष का धर्म है कि वो जेपीसी की जांच कराए अडानी के मुद्दे पर। इसी तरीके से हरियाणा में हरियाणा सरकार का दायित्व है, लेकिन कमोबेश हमारे सभी विधायकों की यही शिकायत है, चाहे वो भाई नीरज शर्मा हो, किरण चौधरी जी हो, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि जिनके नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक मुद्दे तय करते हैं, उन मुद्दों को अलग अलग तरीके से उठाने की कवायद विधानसभा में करते हैं, ताकि हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा अछूता न रह जाए, हरियाणा का कोई भी वर्ग इस बात से पीछे न रह जाए कि भी उसकी आवाज को हरियाणा विधानसभा में नहीं उठाया गया। लेकिन ये लोग अगर बोलने ही नहीं दे रहे तो बताइए करेंगे क्या? ये एक सबसे बड़ी बात है कि भाई लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इनका फर्ज है कि अगर विधानसभा में कोई विधायक जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी कोई बात रखना चाहता है, सुझाव देना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। जी।